आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं वह चर्चा सोशल रिसर्च पर अध्ययन करेंगे। फॉर्मूलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, अनुसंधान समस्या का सूत्रीकरण। अनुसंधान समस्या का सूत्रीकरण पर आज हम वर्णन करेंगे। वैज्ञानिक विधि के प्रयोग का यह पहला चरण है। इस विधि का प्रयोग तत्वों की खोज और समस्याओं के समाधान हेतु किया जाता है। पहले शोध समस्या का प्रश्न की प्रकृति जान ले, तभी उसके समाधान के बारे में सोचा जा सकता है। अनुसंधान समस्या के सूत्रीकरण में प्रयुक्त सोपान पहला हो गया अनुसंधान के व्यापक क्षेत्र की पहचान करना, आइडेंटिफाई ए ब्रॉड एरिया ऑफ रिसर्च इंटरेस्ट। अनुसंधान के व्यापक क्षेत्र की पहचान करना। दूसरा हो गया व्यापक क्षेत्रों को उप क्षेत्रों में विभाजित करना। व्यापक क्षेत्रों को उप क्षेत्रों में विभाजित करना, डिवाइडिंग ब्रॉड एरिया इनटू सब एरियाज। तीसरा हो गया अभिरुचि के क्षेत्रों का चयन करना, सेलेक्टिंग एन एरिया ऑफ इंटरेस्ट। चौथा हो गया अनुसंधान में प्रश्न या समस्या चिन्हित करना, आइडेंटिफाई क्वेश्चन। पांचवा हो गया व्यापक उद्देश्यों का निरूपण करना, फॉर्मूलेशन ऑफ ब्रॉड ऑब्जेक्टिव। छठा हो गया उद्देश्यों का आकलन और समीक्षा करना, असाइनिंग एंड रिव्यू ऑब्जेक्टिव। मुख्य उद्देश्य और उप उद्देश्यों का वर्णन आगे किया गया है। अनुसंधान समस्या का चयन करते समय ध्यान रखने योग्य बातें। पहला हो गया अनुसंधानकर्ता का सरोकार एवं रुचि, रिसर्चर कंसर्न एंड इंटरेस्ट। सामान्यतः अनुसंधान में संसाधनों का बहुत उपयोग होता है। शोध में कई अप्रत्याशित समस्याएं उत्पन्न होती है, इसलिए वांछित प्रेरणा स्तर, डिजायर्ड मोटिवेशनल लेवल को बनाए रखने के लिए शोधार्थी रिसर्चर की शोध परियोजना में रुचि होना आवश्यक है। प्रबंधनीय परिणाम, मैनेजेबल मैग्नीट्यूड। शोध अध्ययन का नियोजन यथासंभव उपलब्ध समय और संसाधनों के अनुरूप ही किया जाना चाहिए, इसलिए इसमें स्पष्टता का घटक होना चाहिए। तीसरा हो गया अवधारणा का मापन, कॉन्सेप्ट मेजरमेंट। अवधारणाओं का संकेतक, सूचक, मापन विधि आदि पूर्ण रूप से स्पष्ट होने चाहिए। विशेषज्ञता का स्तर, लेवल ऑफ एक्सपर्टाइज। अनुसंधान में शोध कार्य के लिए कौशल के पर्याप्त स्तर की आवश्यकता होती है। प्रासंगिकता, रेलिवेंस, यह भी एक वस्तुनिष्ठ शब्द है, लेकिन शोधकर्ता और उसके गाइड के लिए यह ध्यान रखने योग्य बात है। प्रदत्तों की उपलब्धता, एबिलिटी ऑफ डाटा। शोध अध्ययन के विषय को अंतिम रूप देने से पहले उससे संबंधित प्रदत्तों की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए। नैतिक मुद्दे, इथिकल इश्यू। अनुसंधान समस्या के निरूपण से पहले नैतिक मुद्दों और उनका चयन सोचकर रखना चाहिए। अनुसंधान समस्या का चयन करते समय ध्यान रखने योग्य बातें। पहला पॉइंट हो गया अनुसंधानकर्ता का सरोकार एवं रुचि, रिसर्चर कंसर्न एंड इंटरेस्ट। सामान्यतः अनुसंधान में संसाधनों का बहुत उपयोग होता है। शोध में कई अप्रत्याशित समस्याएं उत्पन्न होती है, इसलिए वांछित प्रेरणा स्तर को बनाए रखने के लिए शोधार्थी की शोध परियोजना में रुचि होना आवश्यक है। प्रबंधनीय परिणाम, मैनेजेबल मैग्नीट्यूड। शोध अध्ययन का नियोजन यथासंभव उपलब्ध समय और संसाधनों के अनुरूप ही किया जाना चाहिए, इसलिए इसमें स्पष्टता का घटक होना चाहिए। अवधारणा का मापन, कॉन्सेप्ट मेजरमेंट।
अवधारणाओं के संकेतक, सूचक, मापन विधि आदि पूर्ण रूप से स्पष्ट होने चाहिए। विशेषज्ञता का स्तर, लेवल ऑफ एक्सपर्टाइज। अनुसंधान में शोध कार्य के लिए कौशल के पर्याप्त स्तर की आवश्यकता होती है। प्रासंगिकता, रेलिवेंस, यह भी एक वस्तुनिष्ठ शब्द है, लेकिन शोधकर्ता और उसके गाइड के लिए यह ध्यान रखने योग्य बात है। पद्धतों की उपलब्धता, एबिलिटी ऑफ डाटा। शोध अध्ययन के विषय को अंतिम रूप देने से पहले उससे संबंधित पद्धतों की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए। नैतिक मुद्दे, इथिकल इश्यू। अनुसंधान समस्या के निरूपण से पहले नैतिक मुद्दों और उनका निदान सोचकर रखना चाहिए। साहित्य का प्रारंभिक अवलोकन, प्रीलिमिनरी लिटरेचर रिव्यू। साहित्य की समीक्षा संपूर्ण अनुसंधान प्रक्रिया का एक अभिन्न हिस्सा है। किसी भी शैक्षिक अनुसंधान पर कार्य करने से पूर्व शोधार्थी के लिए आवश्यक है कि वह पहले अपने विषय से संबंधित साहित्य, पत्रिकाओं तथा सूचनाओं का सर्वेक्षण करे। ऐसा करना प्रत्येक परिचालन चरण में महत्वपूर्ण योगदान देता है। इस सोपान के माध्यम से शोधकर्ता स्वयं को संभावित शोध विषय के विभिन्न पहलुओं से परिचित करवा पाता है। साहित्य की समीक्षा के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार है। यह समीक्षा अनुसंधान समस्या का समाधान करने के लिए शोधकर्ता के ज्ञान को बढ़ाती है। उसके द्वारा अनुसंधानकर्ता समस्या पर सुचारू रूप से ध्यान केंद्रित कर पाता है, उसमें अधिक अस्पष्टता आती है। इससे अनुसंधान की प्रामाणिकता में सुधार लाने में भी सहायता मिलती है। तीसरा पॉइंट हो गया, यह अनुसंधान क्रियाविधि में सुधार लाने में सहायक होता है। चौथा पॉइंट हो गया, इसके द्वारा महत्वपूर्ण चरों वेरिएबल्स को खोज पाना संभव हो जाता है। पांचवा पॉइंट हो गया, यह अनुसंधान के निष्कर्षों की पृष्ठभूमि तैयार करता है। इससे हमें यह भी पता चलता है कि वर्तमान ज्ञान संग्रह में अनुसंधान की वजह से कितनी वृद्धि हुई है। इस प्रक्रिया में मुख्य तीन चरण, पहला वर्तमान साहित्य की खोज, दूसरा हो गया समीक्षा एवं तीसरा सैद्धांतिक दृष्टिकोण विकसित करना सम्मिलित है। साहित्य के अवलोकन के मुख्य स्रोत पुस्तकें और पत्रिकाएं होती है। पत्रिकाओं में यह संभावना विशेष रूप से रहती है कि पूर्व अनुसंधान के निष्कर्षों और उनके प्रकाशन में 2 या 3 वर्ष का अंतराल रह जाए। आजकल शोधार्थी इंटरनेट पर भी काफ़ी सीमा तक निर्भर है, लेकिन इस बात का अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि नेट पर उपलब्ध जानकारी के स्रोत प्रमाणित हो। शोध के अंत में साहित्य अवलोकन के स्रोतों को संदर्भ ग्रंथ सूची, बिब्लियोग्राफी में सूचीबद्ध किया जाता है। उद्देश्यों का निर्धारण, फॉर्मूलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, उद्देश्यों का निर्धारण। उद्देश्य वे लक्ष्य होते हैं जिन्हें आप अपने अध्ययन से प्राप्त करते हैं। वे पाठक को इस बात से अवगत कराते हैं कि शोधकर्ता शोध कार्य के माध्यम से क्या सिद्ध करना चाहता है। उद्देश्यों के शब्द बहुत ही सटीक और विशिष्ट होने चाहिए। उद्देश्य 2 शीर्षकों के अंतर्गत लिखा जा सकता है। पहला हो गया मुख्य उद्देश्य और दूसरा हो गया उप उद्देश्य। अब मुख्य उद्देश्य क्या है? मेन ऑब्जेक्टिव। मुख्य उद्देश्य को हम शोध अध्ययन का मूल तत्व भी कह सकते हैं। इससे शोध को दिशा बोध मिलता है। इनसे चरों वेरिएबल्स के संभावी परस्पर संबंधों जिनको शोधकर्ता स्थापित करना चाहता है के बारे में जानकारी मिलती है। उप उद्देश्य सब ऑब्जेक्टिव। उप उद्देश्य विषय के वह विशेष पहलू है जिनकी आप अपने अध्ययन की मुख्य रूपरेखा में जांच करना चाहते हैं। ये उद्देश्यों को संख्यानुसार सूचीबद्ध किया जाना चाहिए।
उद्देश्यों के शब्द स्पष्ट, पूर्ण एवं विशिष्ट होने चाहिए। प्रत्येक उद्देश्य में अध्ययन के केवल एक ही पहलू को सम्मिलित करना चाहिए। उद्देश्यों को लिखते समय कार्य उन्मुख शब्दों एवं क्रियाओं का प्रयोग करना चाहिए। उद्देश्य मुख्य शब्दों के साथ आरंभ होने चाहिए, जैसे निर्धारण करना, यह पता लगाना, यह मापना, यह स्पष्ट करना आदि आदि। मुख्य उद्देश्य एवं उप उद्देश्य का उदाहरण। मुख्य उद्देश्य आधुनिक शिक्षण तकनीकों के उपयोग और छात्र प्रदर्शन स्टूडेंट परफॉर्मेंस के मध्य संबंध का पता लगाना। उप उद्देश्य पहला पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है और तीसरा पॉइंट है। तो पहला पॉइंट ये है आधुनिक शिक्षण तकनीकों के उपयोग और छात्र प्रदर्शन के मध्य संबंध के विस्तार की सीमा का पता लगाना। दूसरा हो गया सरकारी और निजी स्कूलों में आधुनिक शिक्षण तकनीकों के उपयोग की तुलना करना। तीसरा पॉइंट हो गया आधुनिक शिक्षण के प्रभाव और छात्रों के प्रेरणा स्तर को जानने का अध्ययन करना आदि। अब अवधारणाएं एवं चर क्या है? कॉन्सेप्ट्स एंड वेरिएबल्स। अवधारणाएं एवं चर। संप्रदाय या अवधारणा मूलतः प्रेक्षण और अनुभव के आधार पर किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना और विचार के प्रति सामान्यीकृत धारणा या विचार है। किसी भी व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक अनुसंधान में सिद्धांत की स्थापना हेतु कुछ विशिष्ट अवधारणाओं का उपयोग करना आवश्यक होता है। अगर इनका भौतिक अस्तित्व न हो तो इनको मानस रचनाकृति कंस्ट्रक्ट भी कहा जा सकता है। उदाहरण के लिए बुद्धि या निष्कपटता मानस रचनाकृति है जिसका हमें अपने शोध में उपयोग करना है। इसका प्रत्यक्ष मापन संभव नहीं। हम उस व्यवहार या उसके घटकों का प्रेक्षण या मापन करते हैं जो कि वृद्धि या निष्कपटता का प्रतिनिधित्व करता है। मानस रचनाकृति अपने आप में विविध संपत्तियों का सम्मिश्रण हो सकता है जिनके अनुसार उस काल्पनिक रचनाकृति को स्वयं का आकार, अर्थ तथा कार्यक्षेत्र प्राप्त होता है। चरों के प्रकार। कारणीय संबंधों के आधार पर, अध्ययन अभिकल्प के आधार पर और मापन की इकाई के आधार पर। अब कारणीय संबंधों के आधार पर चर 4 प्रकार के होते हैं। पहला हो गया निराश्रित चर, दूसरा हो गया आश्रित चर, तीसरा हो गया हस्तक्षेप चर और चौथा हो गया बाध चर। अध्ययन अभिकल्प के आधार पर चर 2 प्रकार के होते हैं, श्रेणीगत चर और निरंतर चर। मापन की इकाई के आधार पर चर 2 प्रकार के होते हैं, सक्रिय चर और विशेषता चर। अब श्रेणीगत चर जो है 3 प्रकार का होता है। पहला पॉइंट हो गया स्थिर चर, दूसरा हो गया द्विगस्ती चर और तीसरा हो गया बहुगस्ती चर। चरों के प्रकार। टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। व्हाट इज टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स? चर कितने प्रकार के होते हैं? तो पहला पॉइंट हो गया निराश्रित या स्वतंत्र चर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। स्वतंत्र चर वह चर होता है जिस पर प्रयोगकर्ता का नियंत्रण होता है, जिसमें वह जैसा चाहे परिवर्तन कर सकता है। स्वतंत्र चर को उद्दीपन चर भी कहा जाता है। आश्रित या परतंत्र चर, डिपेंडेंट वेरिएबल्स। आश्रित चर वह चर होता है जिसका अध्ययन तथा मापन किया जाता है। आश्रित चर पूर्ण रूप से स्वतंत्र चर पर निर्भर करते हैं। इन पर प्रयोगकर्ता का कोई नियंत्रण नहीं होता है। पहला उदाहरण, फर्स्ट एग्जाम्पल। यदि कोई इस सिद्धांत का परीक्षण करने के लिए प्रयोग करता है कि विटामिन किसी व्यक्ति की आयु संभाव्यता का विस्तार कर सकता है, तो पहला पॉइंट हो गया इस प्रयोग में विटामिन की मात्रा स्वतंत्र है। इसकी कितनी मात्रा का प्रयोग किया जाना है
यह किसी वैज्ञानिक विधि द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इस प्रयोग में जीवन अवधि को हम आश्रित चर अथवा स्वतंत्र चर द्वारा प्रभावित चर कहेंगे। दूसरा उदाहरण है सेकेंड एग्जाम्पल। परीक्षा में प्राप्त अंक परिश्रम एवं बौद्धिक स्तर पर निर्भर करते हैं। आश्रित चर परीक्षा में अंक 0 से 100 तक मापा गया। निराश्रित चर परिश्रम घंटों में मापा गया। बौद्धिक स्तर IQ का मतलब होता है बौद्धिक स्तर। इसके अतिरिक्त इस प्रकार अनुसंधान में हस्तक्षेप चर और बाध्य चर भी हो सकते हैं। इंटरवेनिंग वेरिएबल्स। हस्तक्षेप चर क्या है? इन्हें मध्यस्थ चर के रूप में भी जाना जाता है। ये स्वतंत्र एवं आश्रित चर के मध्य संबंध स्थापित करते हैं और इसमें एक चर दूसरे चर को प्रभावित करता है। ये चर अनुसंधान प्रक्रिया को भी समझने में सहायक होते हैं। बाध्य चर एक्सट्रेनियस वेरिएबल। वास्तविक जीवन की परिस्थितियों में ऐसे कई कारक या चर हो सकते हैं जो कि परिणाम को प्रभावित करते हैं। वे चर वास्तव में परिणामों की व्याख्या करने में स्वतंत्र चर के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं। शोधकर्ता की इन चरों का अध्ययन करने की वास्तविक या विशेष रुचि नहीं होती है। अध्ययन अभिकल्प स्टडी डिजाइन। स्टडी डिजाइन के आधार पर चरों के प्रकार। अध्ययन अभिकल्प जिसका वर्णन आगे किया गया है के आधार पर चर दो प्रकार के हो सकते हैं। पहला हो गया श्रेणीगत चर कैटेगोरियल वेरिएबल्स और दूसरा हो गया निरंतर चर कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल्स। श्रेणीगत चरों को नामिक या क्रम सूचक ऑर्डिनल स्केल पर मापा जाता है। श्रेणीगत चरों को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। सतत या स्थिर चर कांस्टेंट वेरिएबल जिनका केवल एक ही मान हो, एग्जाम्पल के लिए फूल और पेड़ आदि। द्विगस्ती चर डिकोटोमस वेरिएबल्स ऐसे चरों में पदार्थों की दो श्रेणियां होती है जैसे कि नर और मादा, अमीर और गरीब आदि। बहुगस्ती चर पॉलीथोमस वेरिएबल्स इसमें दो से अधिक श्रेणियां होती हैं जैसे कि औसत से कम, औसत, औसत से अधिक आदि। मापन की इकाई के आधार पर चर मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। मापन की इकाई के आधार पर चर मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। सक्रिय चर एक्टिव वेरिएबल्स। व्हाट इज एक्टिव वेरिएबल्स? सक्रिय चर क्या है? जिनमें हेर फेर या कार्य साधन किया जा सकता है, या फिर यह कह सकते हैं कि जिनको नियंत्रित किया जा सकता है जैसे कि तापमान, दवाई की मात्रा आदि। विशेषज्ञता चर व्हाट इज एट्रीट्यूड वेरिएबल? एट्रीट्यूड वेरिएबल क्या है? लिंग, आयु आदि को बदला नहीं जा सकता है या नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। निरंतर परिवर्तनीय चर कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल्स। निरंतर चर एक ऐसा चर है जो कि कोई भी संभावित मान धारणा कर सकता है, अर्थात मानों की अनंत संख्या है। उदाहरण के लिए मनुष्य की लंबाई, भार आदि जनवरी 2000 में अगर पूछा गया था, इस प्रकार का आधारित प्रश्न भी पूछा गया था। एक निरंतर चर एक असत डिस्क्रिप्टिव वेरिएबल के विपरीत होता है। असत चर केवल विशिष्ट मान ही ले सकता है। संभावित रूप से
उन मानों की अनंत संख्या हो सकती है, लेकिन प्रत्येक संख्या भिन्न है और बीच में कोई और दशमलव मान नहीं आएगा। असत चर संख्यात्मक हो सकता है, जैसे कुर्सियों की संख्या, लेकिन यह इस प्रकार से भी हो सकता है जैसे कि पुरुष या महिला एवं अच्छा या बुरा। चरों का मापन मेजरेबल वेरिएबल्स अनुसंधान के अध्ययन के लिए चरों का मापन करना आवश्यक होता है। स्टीवन के अनुसार इनकी मात्रा को ज्ञात करने के लिए मापनीय पैमाना 4 प्रकार की हो सकती है। सांकेतिक या नामिक मापना, नॉमिनल स्केल, इसे वर्गीकरण मापनी भी कहा जाता है। चरों को उनकी विविधता के अनुसार सांकेतिक मापनी द्वारा 1 और 3 उपश्रेणियों में मापा जा सकता है। एक समूह या वर्ग के सदस्यों को प्रायः समान समझा जाता है। इसमें हम अंकों का प्रयोग इनको इंगित करने के लिए कर सकते हैं। उदाहरण के लिए लिंग को 2 उपश्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है, पुरुष और महिला। स्वतंत्र आश्रितवाद चरों के मध्य संबंध, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट एंड एक्सटेनियस वेरिएबल इन ए कॉजुअल रिलेशनशिप। Independent, dependent and extraneous variables in a causal relationship. स्वतंत्र आश्रितवाद चरों के मध्य संबंध, स्वतंत्र आश्रित एवं वाद चरों के मध्य संबंध। तो धूम्रपान, स्मोकिंग, कल्पित कारण, एसेम्ड कॉज। स्वतंत्र धूम्रपान में स्मोकिंग हो गया, कल्पित कारण में एस्यूम्ड कॉज हो गया, और स्वतंत्र चर में इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। अब धूम्रपान और कल्पित कारण और स्वतंत्र चर, ये भी 3 प्रकार का होता है। हृदय रोग, कोरोनरी हार्ट डिसीज, कल्पित प्रभाव, एस्यूम्ड इफेक्ट, आश्रित चर, डिपेंडेंट वेरिएबल। अब धूम्रपान की अवधि क्या है? अफेक्ट द रिलेशनशिप, व्यक्ति की आयु, द एज ऑफ द पर्सन। धूम्रपान की सीमा, द एक्सटेंट ऑफ हिज हर स्मोकिंग। इनके संबंध पर प्रभाव, द ड्यूरेशन ऑफ स्मोकिंग। दैनिक व्यायाम की सीमा, द एक्सटेंट ऑफ डेली एक्सरसाइज। वाद चर, एक्सटेनियस वेरिएबल। अंकों का प्रयोग इनको इंगित करने के लिए कर सकते हैं। उदाहरण के लिए लिंग को 2 उपश्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है, पुरुष और महिला। क्रम सूचक मापनी, ऑर्डिनल स्केल, यह मुख्य रूप से उपसमूहों को एक निश्चित आरोही या अवरोही, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग क्रम में से व्यवस्थित करता है। उदाहरण के लिए परीक्षा के अंकों को अलग अलग तरह से प्रस्तुत किया जा सकता है, जैसे संपूर्ण परिमाणात्मक रूप, इन एब्सोल्यूट टर्म्स में अंकों में, या फिर प्रतिशत के रूप में, या फिर श्रेणी ग्रेड्स में। इसी तरह सामाजिक आर्थिक स्थिति को निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग और उच्च वर्ग में वर्गीकृत किया जा सकता है। मध्यम वर्ग को आगे निम्न वर्ग, मध्यम, मध्यम और उच्च मध्यम श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। अंतराल मापनी क्या है? इंटरवल स्केल। व्हाट इज इंटरवल स्केल? तो अंतराल मापनी यह मापन का तीसरा स्तर है। इसमें नामित और क्रमिक स्तरों की सीमाओं का निर्धारण किया गया है। इसके साथ साथ यह माप की इकाई का उपयोग भी करता है। उदाहरण के लिए सेल्सियस पैमाना 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर 100 डिग्री सेल्सियस तक होता है। अनुपात मापनी क्या है? रेशियो स्केल। व्हाट इज रेशियो स्केल? यह मापन का चतुर्थ स्तर है। यह मापन का चतुर्थ स्तर है। इस स्तर पर मापन अधिक यथार्थ एवं अशुद्ध रहता है।
यह मापनी वस्तुनिष्ठ विश्वसनीय एवं वैज्ञानिक है। यह पैमाना परिमाणात्मक जानकारी एकत्र करने के लिए उपयोग किया जाता है। यह सांकेतिक क्रम सूचक एवं अंतराल मापनी के गुणों का सम्मिश्रण है। इसका एक निश्चित प्रारंभिक बिंदु होता है। अनुपात मापनी में एक अंक या बिंदु समान दूरी पर होते हैं और इनका शून्य बिंदु अर्थपूर्ण होता है। मापन के स्तर, लेवल ऑफ मेजरमेंट। तो व्हाट इज लेवल ऑफ मेजरमेंट? वर्गीकरण नामित नॉमिनल स्केल, समानता, आवृत्ति वितरण बहुलक, क्रमिक ऑर्डिनल, समानता से बड़ा, मध्यांक, मीडियम, परसेंटाइल, इंटरवल, समानता से बड़ा, किन्हीं दो अंतरालों का ज्ञात अनुपात, औसतांक, मीडियन, मानक विचलन, स्टैंडर्ड डेविएशन, सहसंबंध, कोरिलेशन। उसके बाद चौथा पॉइंट हो गया अनुपात, रेशियो। व्हाट इज रेशियो? रेशियो क्या है? समानता से बड़ा किन्हीं दो अंतरालों का ज्ञात अनुपात, किन्हीं दो मापनीय मूल्यों का ज्ञात अनुपात। ज्यामितीय औसतांक, जियोमेट्रिक मीन, विचलन गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। व्यवहार और आधारित मापनी, एटीट्यूडनल स्केल। यदि आप शिक्षक के प्रति छात्रों के व्यवहार का पता लगाना चाहते हैं तो प्रश्नावली की रूपरेखा, विस्तृत प्रश्नावली, ओपन इंडेड क्वेश्चनायर या बंद प्रश्नावली, क्लोज इंडेड क्वेश्चनायर या मिश्रित प्रश्नावली, कंबाइंड क्वेश्चनायर हो सकती है। अगर शोधकर्ता ने बंद प्रश्नावली प्रश्न निर्मित किए हैं तो प्रतिवादी को यह विकल्प दिए जा सकते हैं: दृढ़तापूर्वक सहमत, स्ट्रांगली एग्री, सहमत, एग्री, अनडिसाइडेड, असहमत, डिजायर्ड, दृढ़तापूर्वक असहमत, स्ट्रांगली डिजायर। इन मानक संकेतों को लिकर्ट स्केल में उदाहरण के रूप में लिया गया है। व्यवहार आधारित पैमाने के प्रकार। व्यवहार आधारित पैमाने के प्रकार क्या है? टाइप ऑफ एटीट्यूडनल स्केल। गुणात्मक अनुसंधान के क्षेत्र में व्यवहार आधारित मापनी बहुत महत्वपूर्ण है। व्यवहार आधारित मापनी के विभिन्न प्रकार निम्नलिखित हैं। पहला हो गया लिकर्ट मापनी। इसे संचित दर निर्धारण मापनी, समेटेड रेटिंग स्केल भी कहा जाता है। यह इस धारणा पर आधारित है कि प्रत्येक कथन, स्टेटमेंट या वस्तु का समान महत्व या प्रभाव होता है, इसलिए उनकी मापनी पर भी मूल्य एक ही होना चाहिए। एक शिक्षा की गुणवत्ता में कई बार आयाम सम्मिलित हो सकते हैं, जैसे ज्ञान के आधार पर नॉलेज बेस, संचार कौशल, कम्युनिकेशन स्किल, शिक्षण सामग्री की प्रस्तुति, प्रेजेंटेशन ऑफ कॉन्टेस्ट, और संगठन शिक्षण सामग्री का संगठन आदि। शिक्षण के बारे में कथन। प्रतिवादियों, रेस्पोंडेंट्स का विभिन्न पहलुओं के प्रति भिन्न भिन्न दृष्टिकोण हो सकता है। कुछ विवरण सकारात्मक, नकारात्मक या निष्पक्ष हो सकते हैं। कुछ उत्तरदाताओं का दूसरों की तुलना में अधिक सकारात्मक रवैया हो सकता है। यह संख्यात्मक मापनी भी हो सकती है। थर्स्टन मापनी। यह लिकर्ट मापनी जैसे ही है, लेकिन इस मापनी में भिन्न भिन्न विवरणों के प्रभाव या भार महत्व को निर्दिष्ट किया जाता है। जैसे कि ज्ञान के आधार को 1.5 का महत्व दिया जा सकता है, शिक्षण सामग्री की प्रस्तुति को 2 का इत्यादि। गटमैन मापनी। व्हाट इज गटमैन मापनी क्या है? यह मुख्य रूप से अनुपात मापनी पर आधारित है। इसे विकसित करना काफ़ी कठिन कार्य है। कारक विश्लेषण, फैक्टर एनालिसिस। व्हाट इज फैक्टर एनालिसिस? कई बार शोधार्थी शोध के लिए अधिक कारक या चर उपयोग में लाना चाहता है,
लेकिन इससे शोध प्रक्रिया में जानकारी एकत्र करने, गणना आदि में समस्या आ सकती है। जैसे कि मान लीजिए कि हस्तलेखन और चित्रकारी में आपस में सकारात्मक सहसंबंध है। माने हस्तलेखन और चित्रकारी दोनों हाथ से होता है, इसमें सकारात्मक सहसंबंध है। तो शोधकर्ता इनमें से एक ही का प्रयोग करता है। इसको कारक विश्लेषण कहा जाता है। उपकल्पना का सूत्रीकरण करना, फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस। व्हाट इज फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस? मनुष्य स्वाभाविक रूप से जिज्ञासु है। जब हम किसी घटना या तत्व का अवलोकन करते हैं तो मन में स्वाभाविक रूप से प्रश्न उठता है कि ऐसा क्यों हुआ या ऐसा ही क्यों हुआ, कुछ और क्यों नहीं। जिस घटना या वस्तु का वह अवलोकन करता है उसके बारे में व्याख्या, निरूपण या स्पष्टीकरण चाहता है, जिसमें ज्ञात तत्व सहायता करते हैं। परंतु कुछ अवलोकनों का तत्वों के अभाव में निरूपण नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति में कुछ सिद्धांत या प्रतिमान स्थापित किए जाते हैं ताकि अप्रत्यक्ष तत्वों का उपयोग प्रत्यक्ष को समझने में किया जा सके। तब यह अनुसंधान बन जाता है। अप्रत्यक्ष तत्वों के बारे में शिक्षित अनुमान को उपकल्पना, परिकल्पना या अभिकल्पना कहा जाता है। फिर प्रदत्त के आधार पर उस शिक्षित अनुमान या समाधान को स्वीकार या अस्वीकार किया जाता है। इससे हमें समाधान की पृष्ठभूमि मिल जाती है। कुछ सामाजिक शोधों में परिकल्पना नहीं भी की जाती या वह काफ़ी देर के बाद प्रस्तावित किया जाता है। सरल भाषा में कहा जाए तो एक शोधकर्ता को समस्या के समाधान का पूर्ण ज्ञान नहीं होता। अगर ज्ञान हो तो फिर शोध की आवश्यकता ही नहीं। वह उसकी समस्या के बारे में एक शिक्षित अनुमान लगाना चाहता है, जिसको उपकल्पना कहा जाता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उपकल्पना दो या दो से अधिक चरों के बीच के परीक्षण योग, टेस्टेबल समाधान को कहते हैं। परीक्षण योग का अर्थ यह है कि उपकल्पना में चरों के बीच संबंधों को दर्शाता हुआ कथन सत्य है या असत्य। इससे शोध का एक दिशा मिलती है। उपरोक्त चर्चा से परिकल्पना की निम्न विशेषताएं सामने आती है। यह एक अस्थायी कथन है, टेंटेटिव प्रोपोजिशन है। दूसरा पॉइंट हो गया, यह चरों के बीच तार्किक संबंधों को स्थापित करने का प्रयास है। तीसरा पॉइंट हो गया, इस सोपान तक हम इसकी वैधता से अनभिज्ञ होते हैं। चौथा पॉइंट हो गया, यह यथासंभव सरल होना चाहिए। पांचवा पॉइंट हो गया, इसका सामान्यीकरण, जनरलाइजेशन संभव हो। उपकल्पना के मुख्य कार्य, मेन फंक्शन ऑफ हाइपोथेसिस। उपकल्पना का संबंध जनसंख्या या समष्टि की एक या एक से अधिक विशेषताओं से रहता है। हालांकि किसी शोध के लिए उपकल्पना तैयार करना महत्वपूर्ण है, लेकिन यह पूर्ण रूप से आवश्यक नहीं है। संपूर्ण वैध अनुसंधान किसी उपकल्पना को तैयार किए बिना भी आयोजित किया जा सकता है। सामान्य रूप में उपकल्पना का सूत्रीकरण निम्नलिखित कार्य करता है। पहला पॉइंट हो गया, यह शोध अध्ययन में स्पष्टता एवं विशिष्टता लाते हैं तथा उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं। दूसरा पॉइंट हो गया, यह प्रतिदर्श अभिकल्प सैंपल डिजाइन तैयार करने में सहायता करता है। तीसरा पॉइंट हो गया, यह अध्ययन को अधिक वस्तुनिष्ठ बनाते हैं। चौथा पॉइंट हो गया, इससे सिद्धांत विकसित करने में सहायता मिलती है। उपकल्पना के प्रकार, टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस। व्हाट इज टाइप ऑफ हाइपोथेसिस? वर्णनात्मक उपकल्पना, डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस।
यह उपकल्पना विशेषताओं का वर्णन करने के लिए तैयार की जाती है। उदाहरण के लिए, भारत के शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी की वर्तमान दर 10% है। सापेक्ष या संबंधपरक उपकल्पना रिलेशनल हाइपोथेसिस यह दो चरों के बीच के संबंध को दर्शाती है। उदाहरण के लिए, शहरी क्षेत्रों में रहने वाले माता पिता अपने बच्चों की शिक्षा पर अधिक धन खर्च करते हैं। व्याख्यात्मक उपकल्पना एक्सप्लेनेटरी हाइपोथेसिस इसमें दो चरों के बीच कारण और प्रभाव के संबंध की व्याख्या की जाती है। उदाहरण के लिए, जब वेतन में वृद्धि होती है तो खाद्य वस्तुओं पर व्यय में भी वृद्धि होती है। शून्य या रिक्त और वैकल्पिक उपकल्पनाओं की अवधारणा नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इस अवधारणा का प्रतिपादन प्रोफेसर R.A. फिशर ने वैज्ञानिक जांच पड़ताल के द्वारा उपकल्पना या परिकल्पना के परीक्षण के लिए किया था। शून्य उपकल्पना का सूत्रीकरण अनुसंधान प्रक्रिया का महत्वपूर्ण सोपान है। इस प्रकार की उपकल्पना में हम यह मानकर चलते हैं कि चरों में जिनके संबंधों का अध्ययन किया जा रहा है उनके मध्य कोई संबंध नहीं है। दूसरे शब्दों में कहे तो शून्य संबंध है। उपकल्पना का कथन प्रचलित ज्ञान के विरुद्ध भी हो सकता है। इसको स्पष्ट करने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। ये धारणा आम प्रचलित है कि कोचिंग से विद्यार्थियों के प्रदर्शन में सुधार या अंतर आता है, लेकिन जब हम शून्य उपकल्पना को वर्णित करते हैं तो यह मानेंगे कि कोचिंग से पूर्व और कोचिंग के बाद विद्यार्थियों के प्रदर्शन में कोई परिवर्तन नहीं आता। तो शून्य परिवर्तन तभी हम इनको शून्य उपकल्पना कहते हैं। माने अगर एक उदाहरण दिया जाए जो शून्य उपकल्पना क्या है, तो शून्य उपकल्पना ये हुआ जो कोई विद्यार्थी को कोचिंग दिया जाए तो उसमें कोई सुधार नहीं होता है, तो पहले और बाद में कोई सुधार नहीं हुआ, इसी को हम शून्य उपकल्पना कहते हैं। फिर हम इस कथन को प्रदत्तों से प्राप्त जानकारी या साक्ष्य के आधार पर चुनौती देना चाहते हैं। लेकिन शोध एक विज्ञान है और यह साक्ष्यों के आधार पर ही निर्णय लेता है। साक्ष्य जुटाने के लिए हम बच्चों के प्रदर्शन के पूर्व और बाद वाले प्रदर्शन के बारे में प्रदत्त डाटा एकत्रित करते हैं। यह उपकल्पना के कथन को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है और हम एक निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं। यदि शून्य उपकल्पना को अस्वीकार किया जाता है तो वैकल्पिक उपकल्पना अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को स्वीकार किया जाता है। एक दूसरा उदाहरण भी लिया जा सकता है। मान लीजिए एक शिक्षक के रूप में आपकी यह धारणा है कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में छात्रों के बीच में कक्षा प्रदर्शन क्लास परफॉर्मेंस में काफ़ी अंतर है। लेकिन शून्य उपकल्पना में हम यह मानेंगे कि ग्रामीण और शहरी छात्रों में कक्षा प्रदर्शन में कोई अंतर नहीं है। तो हम छात्रों में से एक प्रतिदर्श का चयन कर प्रदत्त एकत्रित करेंगे और परिकल्पना के कथन की वैधता की जांच करेंगे। इसके लिए हम कुछ गणितीय या सांख्यिकीय गणना करते हैं ताकि किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जा सके। यह उपकल्पना कानून की इस मान्यता पर आधारित है, कोई भी व्यक्ति तब तक दोषी नहीं है, अर्थात उसमें और समान व्यक्ति में कोई अंतर नहीं है जब तक कि उसके खिलाफ साक्ष्य न मिल जाए। इसी प्रकार शून्य उपकल्पना में दो चरों में तब तक कोई अंतर नहीं माना जाता जब तक कि शोध के परिणामों द्वारा यह सिद्ध न हो जाए। इसे सांख्यिकी उपकल्पना भी कहते हैं। प्रोफेसर R.A. फिशर प्रतिकृति, रिप्लिकेशन के सिद्धांत, यादृच्छिकरण, रैंडमाइजेशन और अनुसंधान में स्थानीय नियंत्रण जैसे अवधारणाओं के मुख्य प्रतिपादक हैं।
दिशात्मक और गैर दिशात्मक उपकल्पना, डायरेक्शनल एंड नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। छात्र और छात्राओं के शैक्षिक प्रदर्शन से संबंधित अध्ययन में शून्य परिकल्पना यह होगी कि छात्र और छात्राओं का प्रदर्शन स्तर समान है। दिशात्मक उपकल्पना में यह कहा जाता है कि कक्षा प्रदर्शन में छात्र छात्राओं से अधिक सक्षम है या छात्राएं छात्रों से भी अधिक सक्षम हैं। गैर दिशात्मक उपकल्पना सिर्फ यह कहती है कि कक्षा प्रदर्शन में छात्र और छात्राओं के बीच में प्रदर्शन का अंतर है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। सोपान अनुसंधान अभिकल्प तैयार करना, प्रिपेयरिंग रिसर्च डिजाइन। व्हाट इज प्रिपेयरिंग रिसर्च डिजाइन? अनुसंधान अभिकल्प तैयार करना क्या है? अनुसंधान प्रक्रिया में उपकल्पना या परिकल्पना की रूपरेखा निरूपित करने के बाद इसका अगला चरण अनुसंधान अभिकल्प तैयार करना है। अनुसंधान अभिकल्प किसी भी अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण होता है। वास्तव में यही अध्ययन या अनुसंधान की आधारशिला होती है। यह आधारभूत प्रश्नों को संबोधित करने का दृष्टिकोण है, जैसे अध्ययन का कार्य क्षेत्र, किस प्रकार के प्रदत्त एकत्रित किए जा सकते हैं और प्रदत्त एकत्रित करने एवं उनका विश्लेषण करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जानी चाहिए। अनुसंधान अभिकल्प एक गतिविधि है और यह अनुसंधान उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए समय पर आधारित एक योजना है। यह जानकारी एकत्र करने के तरीकों एवं उनके स्रोतों के बारे में शोधार्थी का मार्गदर्शन करता है। यह अध्ययन के तहत चरों के बीच संबंध निर्दिष्ट करने की एक रूपरेखा है। यह आवश्यक जानकारी को एकत्र करने और उनका विश्लेषण करने की विधियों एवं प्रक्रियाओं को निर्दिष्ट करने की एक महायोजना है। इसलिए अनुसंधान उपकल्प में निम्नलिखित विचार समावेशित किए जाते हैं। शोध अध्ययन का उद्देश्य। दूसरा, प्रदत्त एकत्रित करने की विधि का चयन करना। तीसरा, जानकारी के स्रोत। चौथा, प्रदत्त एकत्रित करने के साधन। पांचवा, प्रदत्तों का गुणात्मक और मात्रात्मक रूप में विश्लेषण करना। अनुसंधान उपकल्प के लाभ। बेनिफिट्स ऑफ रिसर्च डिजाइन। व्हाट इज अनुसंधान अभिकल्प के लाभ? अनुसंधान अभिकल्प का लाभ क्या है? यह अनुसंधान को कार्यकुशल बनाता है। इससे संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग किया जाता है, जैसे समय और धन के न्यूनतम व्यय से अधिकतम सूचना प्राप्त करना। यह अभिकल्प अनुसंधान में लचीलापन लाते हैं। इससे पूर्वाग्रह की संभावना कम होती है। पांचवा पॉइंट हो गया, यह अनुसंधान की विश्वसनीयता और निष्पक्षता बढ़ाते हैं। संपर्कों की संख्या के आधार पर अध्ययन अभिकल्प। स्टडी डिजाइन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट्स। अनुसंधान अवधि के दौरान संपर्कों की संख्या के आधार पर अनुसंधान दो प्रकार के हो सकते हैं: पार अनुभाविक अभिकल्प, अनुदैर्ध्य अभिकल्प। पार अनुभाविक अभिकल्प क्या है? क्रॉस सेक्शनल स्टडी डिजाइन। इस प्रकार के अध्ययन में अनुसंधान प्रक्रिया के दौरान प्रदत्त केवल एक बार ही एकत्रित किए जाते हैं। ऐतिहासिक शोध इसका उदाहरण है। अनुदैर्ध्य अभिकल्प क्या है? लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी डिजाइन। इस प्रकार के अध्ययन में चयनित प्रतिदर्श इकाइयों से जानकारी एक से अधिक बार एकत्रित की जाती है। उदाहरण के लिए, एक संगठन का मानव संसाधन विभाग कर्मचारियों के वेतन वृद्धि से पहले संतुष्टि के स्तर का प्रदत्त प्राप्त करता है। दूसरा उदाहरण है, एक दवा का प्रभाव देखने के लिए किया गया प्रयोग है। रोगी व्यक्ति को दवा खिलाने से पहले
और बाद स्वास्थ्य स्थिति के बारे में प्रदत्त एकत्रित करना और उनका तुलनात्मक विश्लेषण करना। संदर्भ अवधि के आधार पर अध्ययन अभिकल्प, स्टडी डिजाइन ऑन द बेसिस ऑफ रेफरेंस पीरियड। संदर्भ अवधि के आधार पर अध्ययन अभिकल्प, पूर्वव्यापी अध्ययन अभिकल्प, रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी डिजाइन, यह अतीत में हुई किसी घटना या स्थिति से संबंधित है। भावी अध्ययन अभिकल्प, पर्सपेक्टिव स्टडी डिजाइन, यह भविष्य में होने वाली घटना की संभावना से संबंधित है। अध्ययन अभिकल्प संदर्भ अवधि के आधार पर पूर्वव्यापी और भावी अध्ययन दोनों का एक संयोजन हो सकता है। जांच के आधार पर अध्ययन अभिकल्प, अनुसंधान को मुख्य तौर पर अध्ययन अभिकल्प के उद्देश्य से दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला हो गया प्रयोगात्मक अध्ययन और दूसरा हो गया गैर प्रयोगात्मक अध्ययन। प्रयोगात्मक अध्ययन क्या है? एक्सपेरिमेंटल स्टडी। व्हाट इज एक्सपेरिमेंटल स्टडी? यदि हम कक्षा में नवीन शिक्षा पद्धति का प्रभाव देखना चाहते हैं तो कक्षा को दो समूहों में विभाजित कर दिया जाता है, प्रयोगात्मक समूह और नियंत्रण समूह। व्हाट इज प्रयोगात्मक समूह? एक्सपेरिमेंटल ग्रुप क्या है? जिस समूह में नई विधियां प्रयोग में लाई जाती है या कोई परिवर्तन किया जा सकता है उसे प्रयोगात्मक समूह कहा जाता है। नियंत्रण समूह क्या है? कंट्रोल ग्रुप, जिसकी इकाइयों पर केवल परंपरागत विधि ही अपनाई जाती है उसे नियंत्रण समूह कहते हैं। एक प्रयोग में नियंत्रण का अर्थ है कि शोधकर्ता उस प्रयोग में एक ही समय में विभिन्न कारकों के प्रभाव की जांच करना चाहता है। उदाहरण के लिए मान लिया जाए एक दवा निर्माता कंपनी अपनी दवा की प्रभावशीलता को जानने के लिए एक अनुसंधान कर रही है। इस उद्देश्य से रोगियों और प्रतिभागियों को दो समूहों में विभाजित कर दिया। एक वह समूह जिसको दवा का उपचार दिया जा रहा है उसको हम प्रयोगात्मक समूह कहेंगे, और जिसको परंपरागत उपचार या नई दवा का कोई उपचार नहीं दिया जा रहा उनको नियंत्रण समूह कहेंगे। इनके तुलनात्मक अध्ययन से हमें दवा की प्रभावशीलता का पता चल सकता है। यादृच्छिकरण, रैंडमाइजेशन। यादृच्छिकरण के द्वारा शोधकर्ता प्रतिदर्श के चयन में या शोध प्रक्रिया के दौरान पूर्वाग्रह की त्रुटि से बचता है। यादृच्छिकरण में हम विषयनिष्ठ से वस्तुनिष्ठ की ओर जाते हैं। इसमें निम्नलिखित पहलुओं को सम्मिलित किया गया है। पहला पॉइंट हो गया प्रयोगात्मक या नियंत्रण समूह के रूप में एक समूह का चयन करना यादृच्छिक रैंडम है। सभी प्रतिभागियों को प्रयोगात्मक समूह या नियंत्रण समूह के चयन में समान अवसर प्राप्त होता है। गैर प्रयोगात्मक अध्ययन क्या है? नॉन एक्सपेरिमेंटल स्टडी। यह एक पूर्वव्यापी अध्ययन है। गैर प्रयोगात्मक अध्ययन अभिकल्प के अन्य प्रकार भी हो सकते हैं। कुछ महत्वपूर्ण गैर प्रयोगात्मक अध्ययन अभिकल्प इस प्रकार है। क्रियात्मक अनुसंधान, एक्शन रिसर्च। यह वह अनुसंधान है जिसका लक्ष्य किसी तात्कालिक समस्या का समाधान ढूंढना है, अर्थात जहां समस्या उत्पन्न हुई है वहीं उसके समाधान के लिए किया गया शोध क्रियात्मक अनुसंधान है। उदाहरण के लिए क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य शिक्षक द्वारा कक्षा की समस्याओं को उजागर करना है और फिर कक्षा में सुधार करने के लिए उन समस्याओं पर अमल करना है। क्रियात्मक अनुसंधान चर्चा पहले भी की जा चुकी है। इस विषय का विवरण वर्गीकरण के अंत में किया गया है। सहस अध्ययन, कोहॉर्ट स्टडी, यह मुख्यतः एक प्रकार का चिकित्सा अनुसंधान है जो रोग के कारणों की जांच करता है, जोखिम कारकों और स्वास्थ्य परिणामों के मध्य संबंध स्थापित करता है।
सामाजिक शोध में इस प्रकार का अध्ययन कुछ समान विशेषताओं पर आधारित होता है। उदाहरण के लिए 1980 के दशक में जन्मे वैवाहिक व्यक्तियों की तलाक दर कितनी है। फ्लेक्सिबो नियंत्रित अध्ययन, फ्लेक्सिबो कंट्रोल डिजाइन। कई बार ऐसा देखने में आता है कुछ रोगी अपने स्वास्थ्य में सुधार दिखाते हैं जबकि उनका नकली उपचार किया जाता है। जैसा कि एक रोगी को होम्योपैथी या दूसरी दवा देने की बजाय केवल चीनी की गोलियां ही दी जाती है ताकि वह समझे कि उनका उपचार किया जा रहा है। किसी रोगी की काया को केवल एक लघु सा चीर लगा दिया जाता है कि वह समझे कि उसका ऑपरेशन कर दिया गया है। तब अनुसंधान के दृष्टिकोण से किसी उपचार विधि का प्रभाव देखने के लिए यह पता नहीं रहता कि क्या उपचार अपना कार्य कर रहा है या नहीं, बल्कि यह प्रश्न उठता है कि उपचार प्लेसिबो से अधिक प्रभावी है या नहीं। इसमें नियंत्रित समूह सिद्धांतों का उपयोग किया जा सकता है जिसके अनुसार रोगियों को 3 समूहों में विभाजित किया जा सकता है। पहला समूह जिसको वास्तविक उपचार मिल रहा है, दूसरा समूह ऐसा कि जिसको प्लेसिबो उपचार मिल रहा है और तीसरा समूह ऐसा जिसको कोई भी उपचार नहीं मिल रहा है। फिर प्रदत्त एकत्रित करने एवं तुलनात्मक विश्लेषण के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि दवा प्रभावशाली है भी या नहीं और अगर है तो कितनी। ओपन लेवल अनुसंधान परीक्षण। प्लेसिबो के विपरीत इसमें कोई जानकारी छिपाने का प्रयास नहीं किया जाता। यहाँ सब रोगियों को पता होता है कि वे स्वयं और अन्य रोगी किस प्रकार के उपचाराधीन है। प्राथमिक प्रदत्त एवं गौण प्रदत्त। प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा। व्हाट इज प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा? प्राथमिक प्रदत्त वर्तमान अनुसंधान परियोजना के विशिष्ट उद्देश्य से एकत्रित किए जाते हैं, जबकि गौण प्रदत्त कुछ अन्य अनुसंधान के उद्देश्य से एकत्रित किए जाते हैं। प्राथमिक प्रदत्त शोधकर्ता द्वारा नए सिरे से एकत्रित किए जाते हैं और यह सर्वेक्षण टिप्पणियाँ और प्रयोगों पर आधारित होते हैं और यह काफ़ी खर्चीले होते हैं। अब इन्हें प्राप्त करना कठिन होता है। गौण प्रदत्त बाद स्रोतों द्वारा एकत्रित किए जाते हैं जैसे टीवी, रेडियो, इंटरनेट, पत्रिकाएं, किताबें और समाचार पत्र इत्यादि। ये प्रदत्त विभिन्न उद्देश्यों के लिए एकत्रित किए जा सकते हैं। यह प्रदत्त मितव्ययी होते हैं और इनसे जानकारी सरलता से प्राप्त की जा सकती है। वस्तुनिष्ठ प्रदत्त एवं विषयनिष्ठ प्रदत्त। ऑब्जेक्टिव डाटा एंड सब्जेक्टिव डाटा। व्हाट इज ऑब्जेक्टिव डाटा एंड सब्जेक्टिव डाटा? वस्तुनिष्ठ प्रदत्त किसी एक व्यक्ति के विचारों से संबंधित नहीं होती। इसका उपयोग मात्रात्मक अनुसंधान में किया जाता है। दूसरी और विषयनिष्ठ प्रदत्त को केवल एक व्यक्ति की राय पर आधारित हो सकते हैं। यह शोधकर्ता पर निर्भर हो सकता है। इसका उपयोग गुणात्मक अनुसंधान में किया जाता है। गुणात्मक प्रदत्त और मात्रात्मक प्रदत्त। क्वालिटिव डाटा एंड क्वांटिटिव डाटा। तो क्वालिटी डाटा एंड क्वांटिटिव डाटा का वर्णन अगले क्लास में किया जाएगा। आज यहीं पर समाप्त किया जा रहा है। अगले क्लास में सोशल रिसर्च की और आगे व्याख्या किया जाएगा। सोशल रिसर्च हर एक सब्जेक्ट और हर एक विद्यार्थी को नॉलेज में रहना बहुत इम्पोर्टेंट, उपयोगी, महत्वपूर्ण है। सोशल रिसर्च जितने सब्जेक्ट है सभी सब्जेक्ट में, वो साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स कोई भी सब्जेक्ट हो, सोशल रिसर्च का पॉइंट हर एक सब्जेक्ट में रहता है और इससे हर एक कैटेगरी के बच्चे को अवश्य कुछ ना कुछ प्रश्न पूछा जाता है। तो सोशल रिसर्च का अध्ययन करना हर एक स्टूडेंट, विद्यार्थी के लिए महत्वपूर्ण, उपयोगी है। आज का क्लास यहीं पर, अगले क्लास में सोशल रिसर्च के बारे में आगे अध्ययन किया जाएगा। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत।